किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पर्यावरण का यह वह चैप्टर लिखा हुआ है जो सभी चैप्टरों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण तरीके से बनते हैं और इसके विभिन्न प्रकार के आयाम भी होते हैं जो प्रश्न आपके यहाँ से बनना स्वाभाविक होता है। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करें कि हम पारिस्थितिकी की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह जानना पड़ेगा कि पारिस्थितिकी की अंग्रेजी क्या होती है। अगर हम पारिस्थितिकी के अंग्रेजी की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी की अंग्रेजी होती है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी की अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी की अंग्रेजी क्या होती है, इकोलॉजी। अब अगर हम बात करें कि इकोलॉजी, ये जो अंग्रेजी का शब्द है, ये किस भाषा से बना है, तो दोस्त आप ध्यान देंगे कि यह इकोलॉजी जो बना है यह ग्रीक भाषा से बना है और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो दोनों शब्द कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, ओएकस और लोगस। दो शब्द है, एक शब्द है ओएकस और एक शब्द है लोगस। अब इतनी बात हमें पता चली कि पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं और यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है ओएकस और एक शब्द है लोगस। और ओएकस की बात करें तो इसका अर्थ होता है क्या, रहने का स्थान। इसका अर्थ क्या होता है, रहने का स्थान। और अगर हम बात करें लोगस की तो इसका अर्थ होता है क्या करना, अध्ययन करना। तो अब अगर हम परिभाषा बनाने का प्रयास करें तो सीधे तौर पर हम कहते हैं, एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, वह शब्द है जीव। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पर्यावरण में परिभाषा बनाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द कौन सा है, जीव है। तो अब देखिए, जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा पारिस्थितिकी। तो चलिए सबसे पहले शार्ट में इसका नोट्स कर लें, इसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल आयाम बचा है। नोट्स बनाते समय आप क्या करेंगे, जैसे ये पारिस्थितिकी है तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे बनाएंगे कि पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट, इकोलॉजी ग्रीक भाषा के ओएकस और लोगस से मिलकर बना है। जिसका क्रमशः अर्थ रहने का स्थान और अध्ययन करना होता है। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना, जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी
ही पारिस्थितिकी कहलाता है। चलिए ये देखिएगा, अब यहाँ से क्लियर हो गया। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी किस भाषा से मिलकर के बना है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओएकस और लोगस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ रहने का स्थान और अध्ययन करना होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। एक लास्ट लाइन और ध्यान दीजिएगा कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 ईस्वी में किसने किया था? अर्नस्ट हैकल महोदय ने किया। अर्नस्ट हैकल ने किया था, ये बात याद रखिएगा। तो ये प्रमुख रूप से हमारा क्या हो गया? पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, ये इसकी एक शाब्दिक अर्थ के क्रम पर आप इनको या इस तरीके से ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलिए थोड़ा सा और हम इसके टेक्निकल परिभाषा की ओर आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि और किन आयाम को हमें जानना पड़ेगा पारिस्थितिकी को समझने के लिए। चलिए अब आपको दो शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। दो शब्द का मतलब समझना पड़ेगा और उन्हीं दो शब्दों के माध्यम से आपको पारिस्थितिकी की एक समझ बनानी पड़ेगी। एक शब्द है आपका क्या? पर्यावास। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैबिटेट। और एक शब्द और आपको समझना पड़ेगा कि किसे कहते हैं? निकेत। ये दो शब्द अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तब जाकर के पारिस्थितिकी से कोई भी प्रश्न बनेगा तो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब पर्यावास किसे कहते हैं? अगर इसकी हम बात करें तो देखिए आगे से देखेंगे आप तो देखिए पर्या दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पर्यावरण का बोध हो रहा है। और अगर हम पीछे से दिखाएं आपको तो आपको आवास का बोध हो रहा होगा। वास दिख रहा है, आवास। तो बहुत सरल शब्दों में कि जो पर्यावरण में जीव का आवास जो होता है, यही जीव का आवास ही कहा जाता है क्या? पर्यावास। क्लियर है? अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि भिन्न भिन्न जीव का पर्यावास, भिन्न भिन्न जीव का पर्यावास भिन्न भिन्न होता है और एक भी होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पर्यावास समझिए थोड़ा सा और अच्छे से। पर्यावास एक व्यापक अवधारणा का शब्द है। एक शब्द होता है आवास और एक शब्द होता है पर्यावास। क्या इन दोनों में अंतर है या एक ही है? अंतर है। आवास देखिए और पर्यावास दोनों क्या अंतर है? पर्यावास से समझिए जैसे जंगल है। जंगल उदाहरण है किसका? अगर हम बात करें कि जंगल का, तो जंगल उदाहरण है किसका? पर्यावास का। पर्यावास के अंतर भिन्न भिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं। जैसे जंगल के अंदर कुछ जीवों का आवास गुफा होगा, कुछ पेड़ के ऊपर रहते हैं, कुछ पेड़ के नीचे रहते हैं, कुछ जमीन में गड्ढे खोद कर के रहते हैं, कुछ झाड़ियों को में रहते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न जगह रहते हैं ये भिन्न भिन्न आवास है और उनका जो सामूहिक एक स्थान विशेष पर जो समूह का निर्माण होता है वो क्या कहलाएगा? पर्यावास। तो गुफा, पेड़ के नीचे, घोंसला, बहुत सारी चीज़ें भिन्न भिन्न का प्रकार का आवास है और ये जहाँ मौजूद है जंगल में, ये जंगल हमारा एक क्या है? पर्यावास। अब बेहतर समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है और यह अलग अलग भी हो सकता है।
और भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग अलग भी हो सकता है। अब देखिए कैसे, जैसे हम बात करें जंगल की, नहीं ऐसे समझिए, जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे शेर की, तो शेर का पर्यावास क्या है? जंगल है। और अगर हम यहीं पे हाथी के पर्यावास की बात करें तो हाथी का पर्यावास भी क्या है? जंगल है। तो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास क्या हो सकता है? एक हो सकता है, ये बात सत्य है, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसकी की अलग अलग, तो अगर हम यहीं पे आपसे बात करें, एक जानवर रख दें व्हेल, तो व्हेल का पर्यावास क्या होगा? व्हेल का पर्यावास तो हो जाएगा समुद्र। तो अगर हम समुद्र की बात करते हैं तो अब देखिए भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग अलग भी हो गया है, नहीं? ये दोनों बातें क्लियर हुई। तो देखिए पर्यावरण में जीव का आवास ही कहलाता है पर्यावास। पर्यावास एक व्यापक अवधारणा होती है जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं। अब देखिए भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक भी हो सकता है और भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास क्या हो सकता है? अलग भी हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं निकेत की। तो अगर हम निकेत की बात करें तो यहाँ से आप एक बात यहाँ पे आपने जाना कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। हम यहाँ लिख देते हैं भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। यह भी आपने यहाँ पे प्रूव भी किया है, एक हो सकता है, ठीक है। हम भी मानते हैं कि एक हो सकता है, लेकिन जरा ये बताइए कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास तो एक हो सकता है, लेकिन उसकी कार्य करने की क्षमता, कार्यात्मक जो उसकी क्षमता है या जो उसके कार्य करने की जो इकाई है वह भिन्न भिन्न होगी या अलग अलग होगी? भिन्न भिन्न होगी या एक ही होगी? जैसे शेर और हाथी दोनों का पर्यावास एक ही है, लेकिन शेर और हाथी के काम करने की क्षमता एक ही होगी या अलग अलग होगी? क्या होगी? यह सदैव अलग अलग होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी जीव की जो कार्यात्मक क्षमता होती है वही उसका क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। तो समझिए पर्यावास और निकेत पारस्परिक अध्ययन जो होता है यही हमारा क्या कहलाता है? यही हम टेक्निकल भाषा में हम इसी को कहते हैं क्या? हम कहते हैं पारिस्थितिकी। क्लियर? पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पर्यावास और निकेत की जो का पारस्परिक अध्ययन है यही कहलाएगा पारिस्थितिकी। हमने जाना पर्यावास क्या है, तो पर्यावरण में जीव का आवास पर्यावास होता है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक भी हो सकता है, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग अलग भी हो सकता है। और निकेत किसे कहते हैं? तो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, लेकिन उसकी कार्य करने की क्षमता एक नहीं होती है, बल्कि वो हमेशा भिन्न भिन्न होती है। तो अतः किसी जीव की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो उसका क्या कहलाती है? वो उसका निकेत कहलाती है। क्लियर हुआ? चलिए नोट्स की दृष्टि से हम देख लेते हैं इसमें आपको क्या कैसे नोट करना है। चलिए हम नोट्स को देखेंगे, दोनों को अलग से अच्छे से किस प्रकार से आपको बना करके रखना है और किन किन बातों को याद रखना है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे क्या? पर्यावास। जब हम बात करते हैं पर्यावास, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं हैबिटेट की। तो देखिए सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे कि पर्यावरण में जीव का आवास सामूहिक रूप से
सामूहिक रूप से पर्यावास कहलाता है, पर्यावास कहलाता है। दूसरा पॉइंट, आवास एक संकुचित अवधारणा का शब्द है, जबकि विभिन्न आवासों का संयोजन पर्यावास कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, एक हो सकता है। जैसे जंगल एक पर्यावास है, तो जंगल, इसमें शेर भी रहता है, हाथी भी रहती है, लोमड़ी भी इसी में रहता है, ढेर सारे आप ले सकते हैं। इस प्रकार से सबका पर्यावास क्या है? जंगल है। नेक्स्ट पॉइंट, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। व्हेल मछली कहाँ रहती है? तो ये रहती है कहाँ? समुद्र में रहती है। और इसी प्रकार से कीड़े कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं घास में रहते हैं। मनुष्य कहाँ रहता है? तो ये प्रमुख रूप से मैदानी भागों में रहता है। अब देखिए, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब एक छोटी सी नोट्स में और चीज़ मेंशन करना है, और यह मेंशन करना है पर्यावास का घटक। अगर हम पर्यावास के घटक की बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि वह स्थान विशेष जहाँ पर उपलब्ध हो क्या? भोजन उपलब्ध हो, और वहाँ पे उपलब्ध हो जल, और साथ ही साथ वहाँ पर उपलब्ध हो क्या? आवास। ये तीन चीज़ें जहाँ पे मौजूद होती हैं वहाँ पे ये हमारा निर्मित होता है पर्यावास। तो आपसे पूछता है कि पर्यावास का घटक क्या है? तो भोजन, जल, आवास, ये हमारे प्रमुख रूप से क्या है? ये हमारे पर्यावास के घटक हैं। यहाँ से पर्यावास आपको क्लियर हुआ? चलिए ले चलते हैं हम आपको निकेत के क्रम की ओर। चलिए अब हेडिंग बनाए आप निकेत। हेडिंग बनाएंगे क्या? निकेत। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं NICHE, नीचे, निकेत। क्या यहाँ पे रखना है कि भिन्न भिन्न जीवों
का भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उनके कार्य करने की क्षमता, उनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होगी। अतः किसी भी जीव के कार्य करने की क्षमता, अतः किसी भी जीव के कार्य करने की क्षमता ही उसकी निकेत, उसकी नहीं उसका, ही उसका निकेत कहलाता है। और लास्ट पॉइंट, निकेत को ही जीव की व्यापारिक इकाई कहा जाता है। और इसमें लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे जैसे जंगल पर्यावास है किसका किसका, शेर का भी है, और यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए लोमड़ी का, लेकिन इनके कार्य की क्षमता जो होगी यह क्या होगी, अलग होगी। तो यही है निकेत। अब क्लियर हो गया होगा आपको। निकेत अंग्रेजी में जिसको हम नीचे बोलते हैं क्या है, भिन्न भिन्न जीवों के का पर्यावास जो है वो एक हो सकता है। जैसे शेर और लोमड़ी का पर्यावास क्या है, जंगल है, लेकिन उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो सदैव अलग अलग होगी। क्या शेर की शक्ति और लोमड़ी की शक्ति, शेर के शिकार करने की क्षमता, लोमड़ी के शिकार करने की क्षमता एक ही होगी क्या? नहीं, अलग होगी। तो कह रहा कि किसी भी जीव की जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो उसकी कार्यात्मक इकाई होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कार्यात्मक इकाई भी बोला जाता है। तो जो किसी भी जीव के कार्य करने की क्षमता या उसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है उसी को हम कहते हैं क्या, निकेत कहते हैं। और ये जीव की भाई व्यापारिक इकाई का मतलब क्या है, जैसे मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं तो पढ़ाना मेरी क्या है, निकेत है, और यही हमारा क्या है, व्यापारिक इकाई है। तो ये हमारा निकेत। क्लियर हुआ? तो प्रमुख रूप से ये था हमारा पारिस्थितिकी पर एक अध्ययन। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पारिस्थितिकी तंत्र प्रारंभ करेंगे और वहाँ से क्रमबद्ध श्रृंखला के माध्यम से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज के